हॉर्मुज की लड़ाई क्या अलग अलग हिस्सों में अब फैलती जा रही है और ये चिंगारी युद्ध की यमन से होते हुए अफ्रीका तक पहुंच जाए। क्या ये होने वाला है? हूतीज के साथ अब सीधे तौर पर यमन की सेना टकराने वाली है। एक बड़ी लड़ाई पहले से चल रही है। हॉर्मुज की लड़ाई क्या अलग अलग हिस्सों में अब फैलती जा रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि सऊदी, यूएई, गल्फ के देश, ईरान, ये सब आमने सामने थे। ये एक बाई प्रोडक्ट की तरह था क्योंकि जंग की शुरुआत किसने की थी? अमेरिका और इजराइल और ईरान ने। लेकिन अब खबर यमन से है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या यमन की सेना और हूती अब इस जंग में कूदने वाले हैं और क्या आमने सामने की जंग होने वाली है? इसी सवाल पर, इसी प्रश्न पर बात करेंगे और इसके प्रभाव और इसी तरह की दुनिया में कहां स्थितियां हैं जहां प्रॉक्सी वर्सेस वहां की सरकार या वहां की वैध आर्मी के बीच टकराव की स्थिति है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। एक तस्वीर आई और उस तस्वीर में बहुत सारे सवाल छिपे हुए थे। तस्वीर दरअसल ये थी कि यमन की जो ऑफिशियल आर्मी है वो युद्ध अभ्यास कर रही थी और युद्धाभ्यास के दौरान ये देखा गया कि उन्होंने टारगेट पर किसको रखा? सामने टारगेट पर खामनेई के बेटे, ईरान के बड़े आर्मी ऑफिसर्स और हूती के कमांडर्स थे। हुआ क्या? वो शूट कर रहे थे और कहीं ना कहीं इसके जरिए वो चैलेंज कर रहे थे, वो चुनौती दे रहे थे ईरान को और हूती को। ये माजरा क्या है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, यमन के अंदर स्थितियां तनावपूर्ण होती जा रही हैं और एक नया बाई प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, ये जो पूरी जंग चल रही है और जिस तरीके से अरब देशों के साथ या खाड़ी देशों के साथ ये अदावत बढ़ती जा रही है, उसका एक इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। लाल सागर में बाब अल मंदेब को कंट्रोल करने के लिए हूती लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो चूंकि ईरान के प्रॉक्सी हैं, ईरान उनको पूरा समर्थन देता और नतीजा ये हुआ कि अब यमन की फौज ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है और ये तैयारी इसलिए की जा रही है क्योंकि देखिए, सऊदी पर लगातार ईरान की तरफ से अटैक किए गए। हूतीज टारगेट कर रहे हैं उनके बिजनेस इंटरेस्ट को, बाब अल मंदेब के रूट को वो ब्लॉक कर रहे हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहे हैं, दूसरे खाड़ी देशों को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसी को कंट्रोल करने के लिए अब हूती के खिलाफ यमन की सेना ने भी तैयारी शुरू कर दी और सऊदी की तरफ से जबरदस्त सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। यानी कि जो उनको संसाधन चाहिए जंग में लड़ने के लिए, उनको जो सपोर्ट चाहिए, वो सब कुछ दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ यमन की ऑफिशियल आर्मी सऊदी और खाड़ी देशों और अमेरिका के प्रॉक्सी बनकर लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान का एक डायरेक्ट प्रॉक्सी है हूती, जो इस वक्त वहां पर जंग में है। और ये कोई नई अदावत नहीं है। इसके पहले अगर देखा जाए तो जो हूती विद्रोही हैं, जो वहां यमन में मुख्य सत्ता या मुख्य सेना के खिलाफ रहे हैं, 2014 में उन्होंने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और इसके बाद यहां से टकराव शुरू हो जाता है। और टकराव का आप देखिए नतीजा क्या होता है कि वहां पर एक गुट बनता है और अंतरराष्ट्रीय मान्यता उस गुट को दी जाती है। यानी कि जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है वहां की, यानी कि पीएलसी, उसको मान्यता दी जाती है। सऊदी और दूसरे देश उसको मान्यता देते हैं और इस तरीके से वो स्थापित सरकार की तरह और उसकी सेना स्थापित सेना की तरह काम करने लगती है। लेकिन ये टकराव बढ़ता जाता है। 2014 में सना पर हूती ने कब्जा किया, एक कंट्रोल स्थापित किया और उसके बाद 2022 में इन दोनों के बीच इस टकराव में अगर देखा जाए तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। थोड़ा युद्ध विराम हुआ, थोड़ा ठहराव हुआ और अंततः अब देखिए कि 2026 में फिर से क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है और हॉर्मुज से निकला हुआ तनाव जो है अब यहाँ पे पहुंचा है, लाल सागर की तरफ पहुंच रहा है। अब इसमें गृह युद्ध की स्थिति है, इसमें अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स घुस गए हैं और ऐसा लग रहा है कि एक नया वॉर फ्रंट भी खुलने वाला है। क्योंकि पहले से आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में इजराइल का एक्शन चल रहा है। इजराइल एक लेजिटिमेट आर्मी है और हिजबुल्लाह जो है वो एक प्रॉक्सी की तरह है, एक सशस्त्र बल है लेबनान के अंदर, जिसका अगर देखा जाए कंट्रोल लेबनान की सरकार या सेना के पास नहीं है। अब ये एक दूसरा फ्रंट वैसा ही दिखाई दे रहा है जहां यमन की ही सेना तैयारी कर रही है ईरान से लड़ने के लिए। यमन की सेना तैयारी कर रही है ईरान के प्रॉक्सी यानी हूती से युद्ध करने के लिए।
अब सवाल यहां पर कुल मिलाकर यह उठता है कि क्या सऊदी अरब इनडायरेक्टली यमन की सेना के माध्यम से इस जंग में प्रवेश कर रहा है? इसीलिए ये हूती वर्सेस जो यमन की सेना आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि ये जो हूती हैं ये प्रॉक्सीज हैं और इनको जबरदस्त सपोर्ट है ईरान का, चाहे वो पैसा हो, वो चाहे स्ट्रैटेजी हो, इंफॉर्मेशन हो, आर्म्स हो, ट्रेनिंग हो, मिसाइलें हो, ये सब कुछ। दूसरी तरफ यमन की सेना को सऊदी की तरफ से हमेशा से सपोर्ट मिलता रहा और उसका नतीजा ये हुआ है कि अब फिर से एक बार 2022 में जो थोड़ा पीस प्रोसेस बढ़ा था, उसके बाद से ये स्थिति पैदा हो गई कि अब फिर से यमन की सेना तैयारी कर रही है हूती के खिलाफ जंग करने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक स्थितियां बहुत तेजी से बिगड़ सकती हैं, एक नया वॉर फ्रंट खुल सकता है और एक लंबी लड़ाई वहां भी शुरू हो सकती है। तो रीजनल जो वॉर हमें दिखाई दे रहा था उसका एक्सपेंशन आप देखिए। पहले इजराइल की लड़ाई चल रही थी अपने पड़ोसियों में, हिजबुल्लाह के साथ चल रही थी, हमास के साथ चल रही थी गाजा में, और उसका एक्सटेंशन बढ़ के आया ईरान तक। ईरान ने ये जंग शुरू की और ईरान का सामना अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड फोर्स से हुआ। लेकिन जब अमेरिका ने युद्ध विराम किया, थोड़ा स्टेप बैक किया, और उस दौरान जब ईरान ने काउंटर किया तो उसने किसको टारगेट किया? सभी खाड़ी देश, जिसमें यूएई है, उसमें सऊदी है, उसमें कतर है, सारे देश थे, उनको निशाना बनाया जहां जहां अमेरिका के बेसिस थे या जहां जहां अमेरिकन इंटरेस्ट था, और वो देश जो अमेरिका के सहारे ईरान को कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो एक ये एक्सटेंशन था, लेकिन अब इसका एक्सटेंशन यमन तक चला गया है। यमन की सेना अपने आप को तैयार कर रही है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर इस तरह की स्थितियां हैं। कौन कौन से वो देश हैं जहां पर एक प्रॉक्सी गुट है और उसके खिलाफ वहां की स्थापित सरकार या सेना लड़ रही है, जंग लड़ रही है, और उसकी वजह से भी तनाव है? ये भी कम दिलचस्प बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग देश ऐसे प्रॉक्सी गुट को खड़ा करते हैं। अभी ईरान भी प्लानिंग कर रहा है अफ्रीका तक, इरिट्रिया तक ऐसे गुट को खड़ा करना। इरिट्रिया जो अफ्रीकन हिस्सा है, और वहां तक ईरान अब ये सोच रहा है कि हम क्यों ना लाल सागर और बाब अल मंदेब से होते हुए अफ्रीकन देशों में ऐसे गुट खड़े करें जो अमेरिकन इंटरेस्ट को अटैक करें, जो अमेरिका की सेना को इंगेज करें, एक लड़ाई लंबी छेड़े। तो इस तरह की स्थितियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं। उस पर भी एक जल्दी से नजर डालते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं और कहां किस तरह की सिचुएशन इस वक्त मौजूद है। जल्दी से उस पर भी हम नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि दुनिया के किस हिस्से में प्रॉक्सीज वर्सेस वहां की मुख्य सेना के बीच टकराव की स्थिति है। एक लिस्ट हमने छोटी सी बनाई है, 10 देशों की लिस्ट आप देख रहे हैं। इसमें यमन तो हमने जिक्र किया है, इसके अलावा देखिए सूडान है, कॉन्गो है, म्यांमार है, सोमालिया है, इसके अलावा सीरिया है, लेबनान है, लीबिया है, इथोपिया है और इराक है। यहां पर ये टकराव की स्थिति बनी। एक एक करके नजर डालते हैं। यमन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, हूती और यमनी सरकार के बीच यहां पर टकराव लगातार चल रहा है। हूती को ईरान का समर्थन मिला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ यमन सरकार की बात करें या सेना की बात करें तो उनको सऊदी का समर्थन मिला हुआ। आते हैं सूडान पर। सूडान की बात करें, देखिए यहां पर टकराव कैसा है। यहां पर एक प्रॉक्सी है और दूसरी मुख्य सेना है, ये सूडान है। अब सूडान की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर एसएएफ जो है वो नियमित सेना है सूडान की, और दूसरी तरफ आरएसएफ है जो कि अर्धसैनिक बल कह लीजिए या प्रॉक्सी कह लीजिए, ये यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी देख लेते हैं। एसएएफ जो है यानी कि देश की आधिकारिक सेना, ये नियमित सेना है सूडान की और इसी से टकराव है प्रॉक्सी का। आरएसएफ को यूएई से समर्थन मिलता है। अब ये बहुत दिलचस्प है, यहाँ यूएई सपोर्ट करता है इसको, यानी यहाँ के प्रॉक्सी को। आप देखिए वहां पर उस केस में हूती ईरान का प्रॉक्सी था और उसको वहां ईरान की तरफ से सपोर्ट मिलता था। आरएसएफ को यहां यूएई से सपोर्ट मिल रहा है और दोनों पक्षों को अलग अलग देश से हथियार भी मिलते रहे हैं। अप्रैल 2023 में संघर्ष जारी रखा, लाखों लोग इसमें प्रभावित हुए। 26 तक यानी कि अभी तक की स्थिति ये है, और सूडान में इस टकराव की वजह से भूखमरी की स्थिति, बहुत बुरे हालात है वहां पर, लोगों का जीवन बड़ा ही प्रभावित है इस टकराव की वजह से। और यहां भी आप देखिए यूएई एक तरफ है, इसका मतलब यही है कि एक गुट को कहीं ना कहीं ईरान या दूसरे ऐसे देशों का समर्थन हासिल है। अब कांगो की बात करें, डीआर कांगो, ये बड़ा पुराना मामला है। यहां भी मुख्य सेना और प्रॉक्सी के बीच टकराव होता रहा है। अमेरिका की बड़ी भूमिका लंबे समय तक कांगो में रही है। विद्रोही समूह जो है वो M23 बताते हैं, जो विद्रोही समूह कांगो का है, और कांगो की आर्मी, आप फ्लैग भी देख रहे होंगे, कांगो की आर्मी और M23 के बीच टकराव है। अब ये क्या है टकराव? तो M23 जो है वो रवांडा का समर्थन उसको प्राप्त है,
उसकी तरफ से ये प्रॉक्सी ग्रुप एक्टिव है। खनिज संपदा वाला क्षेत्र है, तो इस वजह से ये लड़ाई बड़े लंबे समय तक चलती रही। इसमें लोगों का, अलग अलग देशों का इंटरेस्ट भी है। लाखों लोग यहाँ विस्थापित हो चुके हैं। मानवीय संकट जबरदस्त यहाँ पर है और संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठन शांति की कोशिश में लगातार लगे रहे, लेकिन ये टकराव बना ही रहा है और अभी भी ये टकराव यहाँ पर इस प्रॉक्सी के साथ चल रहा है। लगातार हिंसा होती रही। अगला देश है म्यांमार। मुख्य सेना और प्रॉक्सी संगठन यहाँ भी एक्टिव है, जिसके साथ मुख्य सेना की लड़ाई है। फ्लैग्स आप देख रहे हैं, म्यांमार की सेना, और दूसरी तरफ पीडीएफ जातीय विद्रोही समूह है यहाँ पर, जो जुंटा के खिलाफ पीडीएफ और जातीय समूह लड़ते रहे। जुंटा यानी कि वहाँ की सेना म्यांमार की, और बाहरी देशों का इसमें इन्वॉल्वमेंट भी रहा है। वो हथियार सप्लाई भी करते रहे। 2021 से सैन्य तख्ता पलट के बाद ये संकट और ज्यादा बढ़ा है, ये टकराव बढ़ा है। इसी तरीके से इस टकराव की वजह से 2026 तक विस्थापित लोग हुए बड़ी संख्या में। लोगों के सामने दूसरी समस्याएं भी रही। अगला है सोमालिया। सोमालिया का नाम आप जानते हैं, और यहाँ पैरेट्स का भी बड़ा ही एक तरीके से प्रभाव है। मुख्य सेना और प्रॉक्सीज, मुख्य सेना सोमाली, इसका फ्लैग आप देखिए ब्लू और उसके बीच एक स्टार, और अल शबाब जो है वहां का आतंकी संगठन है, वो एक प्रॉक्सी की तरह वहां काम करता है। चरमपंथी गुट भी है, हथियार उनके पास हैं और इस तरीके से वो वहां पर एक्टिव है। अल शबाब को बाहरी आतंकी नेटवर्क से समर्थन है, यानी ग्लोबल नेटवर्क जो है टेररिज्म का, उससे सपोर्ट उसको मिलता है। सोमाली सेना अफ्रीकी संघ और अन्य देशों के सहयोग से इनसे लड़ती रही है, इनसे इनका मुकाबला करती रही है, लेकिन हालात अभी भी जस के तस हैं। और आप देखिए कि सोमाली पायरेट्स का आतंक बड़ा यहाँ पर रहा है, उनसे टकराव होता रहा। अब देखिए, अब सीरिया की हम बात कर रहे थे, तो सीरिया में इस वक्त स्थिति तो बिल्कुल अलग ही है और लंबे समय तक वहाँ टकराव चलता ही रहा है। यहाँ पर सीरियाई सरकार है, अभी जो मौजूदा अमी सरकार बनी हुई थी, और उसके साथ ही विभिन्न विद्रोही समूह हैं, बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं जिनसे सीरिया के जो अब इस वक्त सत्ता में मुख्य समूह है, उसकी यहाँ पर लड़ाई चल रही है, यहाँ पर टकराव चल रहा है। और जो बहुत सारे गुट हैं, उनको अलग अलग देशों का अलग अलग तरीके से समर्थन हासिल है। सीरिया में रूस भी एक्टिव रहा, टर्की भी एक्टिव रहा, उसका भी इंटरेस्ट है। कुर्द लड़ाकों से वो परेशान, कुर्द इलाकों से। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का भी इंटरेस्ट रहा है। तो सरकार की बात करें अगर सीरियाई सरकार की, तो इसके पहले जो सीरिया की सरकार थी असद की, उसको लंबे समय तक ईरान और रूस का समर्थन मिलता रहा और बहुत सारे विद्रोही गुट से लड़ाई होती रही। ये विद्रोही गुट अब हावी हो गए हैं वहां पर, और देखा जाए तो बहुत सारे विद्रोही गुटों को समर्थन मिल रहा है, जिससे तख्ता पलट हुआ। असद को वहां से भागना पड़ा, ये स्थिति हुई। मतलब लेजिटिमेट जो सरकार थी उसको वहां से हटना पड़ा, जो लंबे समय तक सरकार थी, और विद्रोही गुट वहां पर एक्टिव हो गए। कुर्द, इस्लामी और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनके बीच टकराव चल रहा है। और 2026 में भी ये लगभग सिचुएशन है। कहने को सरकार है, लेकिन वहां टकराव जरूर है। अब आते हैं लेबनान की बात करते हैं। इसका हमने जिक्र किया ही, हिजबुल्लाह, जिसको ईरान का समर्थन हासिल है। ये देखिए हिजबुल्लाह का फ्लैग आप देख रहे हैं, और लेबनान की जो मुख्य सेना है, इनके बीच वैसे सीधा टकराव नहीं है, लेकिन लेबनान की सेना हिजबुल्लाह को मान्यता नहीं देती है। हिजबुल्लाह का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर है लेबनान में। ईरान का समर्थन मिलता है, ईरान से ट्रेनिंग, हथियार। और आपको याद होगा इजराइल में जो अटैक हुआ था, उसमें भी हिजबुल्लाह की भूमिका रही है, जो हमास को ट्रेन करने, उनको वेपन्स और बाकी चीजें सप्लाई करने का। इसलिए आज देखिए कि इजराइल जो है लगातार हमले कर रहा है हिजबुल्लाह पर। हिजबुल्लाह को ईरान से हथियार मिलता है, पैसा मिलता है, लेबनान की सेना का राज्य पर नियंत्रण है, और वो चाहती है कि हिजबुल्लाह जो है हथियार छोड़े और इस तरीके से वो टेरिटरी पे कंट्रोल न करे, पैरेलल आर्मी की तरह कंट्रोल न करे। और लेकिन अभी तक जो है पूरी तरह से टकराव की स्थिति यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रॉक्सीज यहाँ भी एक्टिव है। लीबिया पर आते हैं। मान्यता प्राप्त सरकार है वहाँ जीएनए की, और एलएनए और अन्य गुट जो हैं वो आर्म्ड गुट हैं, सशस्त्र गुट है, उनसे उनकी जंग चलती रहती है, उनसे उनकी लड़ाई चलती रहती है। अलग अलग गुटों को तुर्की, रूस और यूएई सहित कई देशों का समर्थन। मतलब ये जो गुट हैं अलग अलग, इनको आप देखिए किसका समर्थन है, तुर्की, रूस और यूएई। अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये लोग यहाँ लीबिया में इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि यहाँ की जो मान्यता प्राप्त सरकार है जीएनए, वो लगातार लड़ रही है, संघर्ष चल रहा है, और अभी तक जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन है वो अभी वहां पर पूरा नहीं हुआ। अब आते हैं इथियोपिया, 9वां देश है जहां पर प्रॉक्सी और सरकार या सेना के बीच टक्कर है। ये इथियोपियाई सरकार का झंडा है, फ्लैग है, और ये टीडीएफ और दूसरे गुट हैं, टीडीएफ दूसरे गुट हैं इथियोपिया में जो प्रॉक्सीज हैं, लड़ रहे हैं। और आप मान के चलिए कि 2020 के बाद कई क्षेत्रों में लगातार विद्रोह भड़का, हिंसा हुई, यहाँ पर अभी भी तनाव बना ही रहा। हालांकि शांति वार्ता चल रही है, थोड़ी स्थिति जो है बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन प्रॉक्सीज यहाँ भी एक्टिव। अब आते हैं इराक में बहुत सारे गुट हैं,
बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं। ईरान का समर्थन उनको हासिल है, जो हम बता रहे हैं, इराकी सेना सरकार वहां पर है और साथ ही इन प्रॉक्सीज का मिलिशिया का कंट्रोल है। अभी जो अमेरिका के साथ जंग चलती रही है उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो ईरान समर्थित मिलिशिया है, शिया मिलिशिया, वो अमेरिकन बेसिस पर अटैक कर रहे थे, ईरान के इंटरेस्ट को एक तरीके से हैम्पर कर रहे थे। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये कुछ देश हैं जहां पर मिलिशिया ग्रुप कह लीजिए, प्रॉक्सीज काफी एक्टिव हैं। अभी हूती और यमन की सेना के बीच जो स्थिति बनी है, ये जो देश हमने आपको बताया, ये जो पीछे हमने देशों के बारे में आपको जानकारी दी, उन सब से ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं। हूती जो कि ईरान से समर्थन हासिल है हूती को, और यमन की सेना जिसको सऊदी या अमेरिका समर्थित गुट का समर्थन हासिल है। तो एक बड़ी लड़ाई पहले से चल रही है, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज में, और उसके पैरेलल अगर आप देखें प्रॉक्सीज के साथ अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ाई चल रही थी। मतलब हमास के साथ इजराइल की और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की लड़ाई चल रही थी। हूती विद्रोही पहले ही समुद्री लाल सागर को डिस्टर्ब किए हुए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हूतीज के साथ अब सीधे तौर पर यमन की सेना टकराने वाली है। गल्फ कंट्रीज के साथ ईरान की पहले ही लड़ाई चल रही थी। ये भी सुनने में मिल रहा है, आ रहा है कि ईरान अब इरिट्रिया यानी अफ्रीका तक ऐसे विद्रोही गुटों को खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इराक में पहले से ही ऐसे प्रॉक्सीज थे जो ईरान के साथ थे, मिलिशिया, शिया मिलिशिया ग्रुप थे और जो कि लड़ रहे थे। आपको ध्यान होगा कि ऐसे ही कुर्द गुट भी हैं ईरान के अंदर बॉर्डर वाले इलाकों में, और अमेरिका कई बार ये प्रयास कर चुका है कि जो कुर्द गुट हैं या समूह हैं, मिलिशिया हैं, उनको सपोर्ट करके ऐसे प्रॉक्सीज को तैयार किया जाए। तो दुनिया भर के कई देशों, खासकर मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सीज का ये प्रभाव है जो वो मुख्य सेना को यानी देश की सरकार या सेना को चुनौती देते हैं। कई जगह तो मुख्य सरकार या सेनाओं की कोई हैसियत भी नहीं है। हिजबुल्लाह इसका बड़ा एग्जाम्पल है। हिजबुल्लाह से बड़ी ताकत लेबनान की अपनी सेना या सरकार की नहीं रही है, इसलिए वो टकराव से भी बचते हैं। क्या यमन की सेना और हूती के बीच टकराव और बढ़ने वाला है? और क्या ये माना जाए कि इस टकराव से इस जंग का और एक्सटेंशन होगा और विस्तार होगा और ये चिंगारी युद्ध की यमन से होते हुए अफ्रीका तक पहुंच जाएगी? जिस बात का डर था कि एक क्षेत्रीय युद्ध कहीं बड़े महाद्वीपों के बीच, देशों के बीच संघर्ष न बदल जाए, क्या ये होने वाला है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जंग में ये जो नया एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये कहां तक इस जंग को प्रभावित करने वाला है और क्या यमन भी पूरी तरह से जंग की आग में सुलगने वाला है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर देखिएगा। बाकी वीडियोस और इंफॉर्मेशन के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।